सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 65 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं इतिहास के पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति की। और इसमें भी इसी के तहत हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कि अब की बार तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वह है स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि 4 अंकों के आते हैं और ऐसे ही क्लास 10वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम अभी से ही उसकी तैयारी करें, अभी से ही उनके बारे में सीखें, तभी हम उनको कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसमें एक अनुच्छेद आएगा और उसी पर आधारित फिर 4 प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। यानी जो ज़मीन के मालिक थे ना, वो वाले किसान बहुत कम थे। लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। यानी वो अपना कर्जा तो चुकाते ही थे, उसके साथ साथ उन्हें ये सेवाएं भी करनी पड़ती थी। तो ये तो था ये अनुच्छेद। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अब हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? इसका उत्तर है 90% आबादी किसानों की थी। और ये हमने ऊपर से ही सब कुछ अनुच्छेद में लिखा हुआ है, उसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, किन वर्गों को जन्मना अधिकार प्राप्त थे, यानी जन्म से अधिकार प्राप्त थे? तो इसका उत्तर है कि प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। फिर है तीसरा प्रश्न, किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? तो देखिए, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। और चौथा प्रश्न है इसी का, अनुच्छेद 1 का, प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? तो देखिए, प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट का था, यानी उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था राज्य को। फिर है अनुच्छेद नंबर 2, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति से जो 2 विचार जिस तरीके के फैले, स्वतंत्रता और जनवादी यानी लोकतांत्रिक अधिकार के विचार फैले, वही सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। यानी ये जो सामंती व्यवस्था थी ना, लोगों से कर जबरदस्ती वसूलते थे, राजा के ही कुछ ठेकेदार होते थे, ये सब व्यवस्था खत्म हुई। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम इसी के ऊपर आधारित अपने प्रश्नों को समझेंगे। तो ये हैं अनुच्छेद नंबर 2 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये सारा का सारा आपको अनुच्छेद में ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है कि यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा? तो देखिए, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार जैसे विचार यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। फिर है प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के कई देशों में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठी और सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया?
तो इसका उत्तर है कि देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से, यहाँ पर आएगा दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 3, महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो इसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर हम अब समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर निष्क्रिय नागरिक दे रखा है और आपसे यहाँ पर पूछा सक्रिय नागरिक, तो वो भी हमें पाठ में से उत्तर मिल जाएगा। तो इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 3 और उसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए प्रश्न 1 है कि 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया था। तो इसका उत्तर है कि 1791 के संविधान में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को, जो कि अपने 3 दिन के बराबर वेतन के बराबर टैक्स भरने वाले जो होते थे ना, उन्हीं को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। फिर है प्रश्न नंबर 2, महिलाओं ने क्या मांग रखी थी। तो महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांगे क्यों रखी थी। तो महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग इसलिए रखी थी क्योंकि उनका मानना था कि इससे नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। और फिर है इस अनुच्छेद का प्रश्न नंबर 4, आखिरी प्रश्न, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो देखिए महिलाओं को समान अधिकार मिलने से समाज में उनको और अधिक सम्मान मिलेगा और वह भी देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगी। फिर इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 4, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार यानी जन्म पर आधारित विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो ये था अनुच्छेद। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 4 के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो देखिए तीसरे स्टेट में सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे। नहीं, अमीर पादरी तीसरे स्टेट के सदस्य नहीं थे। तीसरा प्रश्न, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेष अधिकारों के बारे में क्या मानना था। तो देखिए वो मानते थे, तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। और प्रश्न नंबर 4, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का क्या आधार होना चाहिए। तो तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार व्यक्ति की योग्यता ही होनी चाहिए। और ये सारे के सारे प्रश्न के उत्तर हमें अनुच्छेद में से ही मिलेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।